हाय स्टूडेंट्स। आवाज तो जानते होंगे आप। यस, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्य क्लासेस CTM। यस, चला जा। अब चैप्टर 2 को आज पूरा कर देते। 2-3 सम्स जो बाकी है ना उसको फैसला ही कर देते हैं। बहुत हो गया चैप्टर 2। ठीक है, चल तो सीधा तू तो पॉइंट बात करते हैं, लेकिन तू भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट कुछ लिख ले कि सर मजा आ जाए। अब चल, अभी कमेंट नहीं डालेगा तो वीडियो पसंद आएगा तो डालेगा ना। ठीक है, चल लाइक तो अंगूठा तो दबा दे। अच्छा, वो भी नहीं दबाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन प्रॉमिस कर वीडियो पसंद आया, पढ़ाने का मेथड मजा आया तो लास्ट में दबाएगा ना अंगूठा, लाइक करेगा ना, कमेंट भी लिखेगा ना। ठीक है, चल देखते हैं, आजा। अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर attracts small bits of paper. Why? And what happens if the hair is wet or if it is rainy day? तो दो चीजों पे डिस्कस करना है भैया। कंगा होता है ना, कंगा, हाँ, उसको हम ड्राई हेयर में घिसे और फिर उसको छोटे छोटे बीट्स ऑफ पेपर के क्लोज ले जाएं तो पेपर अट्रैक्ट होता है, उससे कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट होता है। क्यों? तो चाल समझाते हैं। देख, सेक्शन ए पे बात करते हैं। ये रहा जैसे कॉम्ब तेरा, भाई ड्रॉ कर रहा हूं, तू एक्सेप्ट कर ले, कंगा ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है भैया, चल ओके, ये कंगा है मान ले। इसको जब भी आप रब करते हो ना, एयर के साथ रब करते हो तो ये चार्ज हो जाता है, ऐसे इस पे चार्ज आ जाता है, चार्ज हो जाता है। सीधी सी बात है, फ्रिक्शन से चार्ज आता है, यस, चार्ज आ जाता है। अब इसके नजदीक कागज के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेज ले आ, तो सब क्या होगा पता है इन कागज के टुकड़ों के साथ? अरे बबुआ, ये जो कॉम्ब अपना चार्ज हो गया है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इधर फैलेगा सब जगह। अब ये जो तेरे बिट्स ऑफ पेपर्स हैं वो इस ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कागज है ना, डाई इलेक्ट्रिक होता है, तो भैया हम जानते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे यूनिफॉर्म चाहे नॉन यूनिफॉर्म, उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐसे रख दे तो उसका पोलराइजेशन होता है। जानता है नहीं, ड्राइंग याद है ना, माइनस प्लस सेपरेट हो जाता है, राइट। तो वही पोलराइजेशन इसका भी होगा। ये कागज का जो टुकड़ा है माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं देखो। लेकिन किस साइड क्या होगा? तो सपोज ये रहा तेरा कागज का टुकड़ा, फॉर एग्जाम्पल, ये जो कॉम्ब है ना उसकी तरफ का अपोजिटली चार्ज क्रिएट होगा और दूर वाला लाइक चार्ज होगा। ये अनलाइक और ये लाइक। अरे यार, ये जैसे कॉम्ब है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है, समझ। और तो कागज के टुकड़े में सपोज इधर ये पॉजिटिव है कंगे में, तो कागज के टुकड़े में ये वाले सरफेस पे नेगेटिव होगा, सामने वाले सरफेस पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव को खींचेगा ना, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन इन दोनों के बीच का रिपल्सन। यस, दैट्स व्हाई अट्रैक्शन फोर्स एक्ट मोर एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। समझा? क्लियर? ये पोलराइजेशन का फिनोमिनन है जो इसके साथ हो रहा है। हाँ, अब इसके अंदर एक और है, व्हाट इफ रेनी सीजन, व्हाट इफ इट्स अ रेनी डे, मान ले बारिश वाला दिन है या भीगे बाल है, तो क्या होगा? तो नो फ्रिक्शन। हाँ, कंघी को कितना भी घिस, बालों में रगड़, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो नो चार्ज, नो चार्ज तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नो जाने देना, समझ गया ना, कुछ नहीं होगा। हाँ, कागज का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा, कंघी की तरह अट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा सुन, अब ये फिनोमिनन को और अच्छे से देखना है, लाइव डेमो, तो मैंने अपना चैप्टर 1 का जो वीडियोस अपलोड किया है ना, हाँ, उन वीडियोस में शायद कूलम्स लॉ में फ्रिक्शन के टॉपिक में कहीं ना कहीं डाला इसका एक्सपेरिमेंट मैंने। तू घर पे भी कर सकता है। एक काम कर, अपना वीडियो पोज कर, एक प्लास्टिक का स्केल लेके आ। रुक, पहले स्केल सुन तो ले, फिर पोज कर, भाग रहा है, रुक। पहले प्लास्टिक का स्केल लेके आ, उसको सूखे बालों में घिस और छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल, अब भी अट्रैक्ट होगा। करके दिखाऊं? रुक, मैं ही करके दिखाता हूं। चल देख, मैं ये लेके आया प्लास्टिक का स्केल, ठीक है, ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल दिए। अब देख, अभी तो भाई रेनी डे आज होए नहीं होए पता नहीं, लेकिन मैं बराबर घिस रहा हूँ उसको, रुक, बालों में। मेरे बाल भी कम है भाई, थोड़े बहुत जड़ गए हैं। हाँ, तो ये घिसा घिसा घिसा
ये घिसा घिसा घिसा, बहुत सारा घिसना पड़ेगा, रुक, ये घिसा 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 घिसा, घिस रहा है मेरे बालों में कंग, हाँ आ गया। कुछ तो अट्रैक्ट हो जाए, हो गया देख, ये रहा देख, दिखा, ये कागज अट्रैक्ट हो गया, इसको चिपक गया। अब कोई और बचा है क्या अट्रैक्ट होने को? छोटा होगा देख, और हुआ, देख देख, ये दिख रहा है, हाँ हो गया ना अट्रैक्ट। तो फिर पागल, तो तू कर घर पे इसको, ओके चल आ जा। अब नेक्स्ट बी, बी क्या बोल रहा है? ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर, पता है हमको भी, क्या नया है इसमें। बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। वाई दिस कोलावेरी, ऐसा क्यों होता है? अब भैया देख, बहुत देसी बात है, ये रबर का टायर है मान ले, और ये तेरा ट्रैक है, सड़क है, हाँ सीधा हिंदी में समझ, सड़क है सड़क, और ये जो है टायर है। अब जब ये टायर वा सड़क पे दौड़ेगा तो घिसेगा, घिसेगा तो फ्रिक्शन वा होगा, फ्रिक्शन होगा तो चार्ज जमा होगा। तो इस टायर पे दोस्त चार्ज जमा हो जाता है। अब मान ले टायर तो तेरा डाई इलेक्ट्रिक है, मतलब नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो इस चार्ज को ये जमा करेगा, क्योंकि चार्ज आगे फ्लो नहीं हो पाएगा ना। अरे यार, चार्ज फ्लो कहाँ होता है? कंडक्टिंग चीजों के अंदर। नॉन कंडक्टिंग की सरफेस पे आके बैठा रहेगा ऐसे, बढ़िया इंतजार करेगा तेरा कि कोई आए तो ले जाए, टिंग टिडिंग डिंग। चार्ज बहुत सारा जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा तो इसमें स्पार्क क्रिएट हो जाएगा, स्पार्क क्रिएट होगा तो बूम, यस, फायर कैन बी कॉट, ये हो सकता है। इसलिए टायर को क्या करते हैं, स्लाइटली है ना कंडक्टिंग रखते हैं, ताकि चार्ज को फ्लो होने का जगह मिले और चार्ज सीधा जमीन में घुस जाए। हाँ हाँ, और कोई चार्ज ज्यादा जमा न हो, जमा ज्यादा नहीं होगा तो ज्यादा स्पार्क का चांस नहीं बनेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट सी, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटीरियल्स। अरे बाप रे, इनफ्लेमेबल मटीरियल्स, आग, समझ गए ना? हाँ, यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। अरे वो नहीं होता ट्रक, बहुत से हाईवे पे देखना ट्रक जा रहा है ना, जैसे ये ट्रक है देख, अब मेरा ट्रक मेरे जैसे ही ड्रॉ होगा तू समझ, ये बस ये ट्रक है, समझ ले ट्रक है। ट्रक के नीचे इधर ऐसा चेन लटकता है, रोड को टच होता रहता है। क्यों? तो सेम चीज, ट्रक के टायर रोड के साथ फ्रिक्शन करते हैं तो बहुत सारा चार्ज जमा होता है, वो चार्ज इस ट्रक की पूरी बॉडी में फैलता है। वो बॉडी में फैला रहेगा तो ट्रक वाले को करंट नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। हाँ, तो ये रोप की वजह से क्या होता है, ये मेटल रोप, सारा का सारा चार्ज जमीन के अंदर घुस जाता है, अर्थिंग हो जाता है इनडायरेक्टली, समझना। इसलिए ऐसा होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है डी, बस ये आखिरी, चल देख ले। अ बर्ड परचेज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. प्राण घातक झटका। ऐसा क्यों होता है? देख भाई, ये हाई पावर लाइन है सपोज, ठीक है, हाई पावर मत, अरे यार दो वायर थोड़ी है उसमें, एक ही है, तू समझ लेना। दूसरा ड्रॉ करने, हाँ एक वायर ये, मान ले 1000 वोल्ट है हाई पावर लाइन, मतलब 1000 वोल्ट समझ ले। अरे 5000 10,000 वोल्ट समझ ले। हाँ, इस पे मान ले एक बर्ड बैठ गया ऐसे, ये रहा बर्ड गजब है ना बर्ड अपना। तो फिर अरे बर्ड है, तू समझ लेना, बर्ड तेरे को देख रहा है, देख तेरी और आंखें, बर्ड के बाल बना दूं मस्त से, आ जा भैया, ही हा, ये बर्ड है। अब ये बर्ड जिस पावर लाइन पे बैठा है वो 1000 वोल्ट है, तो बर्ड के इस पैर में भी 1000 वोल्ट है, इस पैर में भी 1000 वोल्ट है, समझ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट यहां से यहां फ्लो नहीं होगा, तो बर्ड को कुछ नहीं होगा। लेकिन वही जब कोनो आदमी को टच करेगा, जैसे ये रहा देख आदमी, कोई मैन वुमन कुछ भी समझ ले, ह्यूमन बीइंग, ये रहे उसके बाल, हाँ, ये इसका एक हाथ, डिंग 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 डिंग, ये दूसरा हाथ इतना लंबा अक्षर बना दे, ये टच किया तो क्या हुआ, इसका ये वाला हाथ 1000 वोल्ट पे टच हो गया,
और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड को हम 0 वोल्ट समझ लेते हैं, थोड़ा और वोल्टेज समझ ले, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो करंट जुप दे के जाएगा अंदर, जूम, और फैटल शॉक इसको लगेगा। समझा? आया ना मजा? तो फिर तूने प्रॉमिस किया था, देख पलटी नहीं मारना। क्या बोला था कि सर पसंद आएगा तो कमेंट करूंगा और लाइक भी करूंगा, आया पसंद तो कर, नहीं पसंद आया तो चल एक और पढ़। चल देख एग्जाम्पल का 2.8 एग्जाम्पल नंबर, ठीक है चल। अच्छा ये धांसू है। स्लैब, अब थोड़ा स्पीड लेना पड़ेगा, पहले वाले में बहुत टाइम ले लिया अपन ने। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of parallel plate capacitor। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे ये दो प्लेटों का कैपेसिटर, ये रहा कैपेसिटर। हाँ, अब इसके बीच में जो स्लैब डालना है तेरे को, मान ले ये वाला स्लैब तेरे को लगाना है अंदर, ये वाला स्लैब, तो उसका और इसका एरिया मान ले सेम है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, समझ गया। ओके आगे बढ़, आगे क्या बोल रहा है, बट हैज द थिकनेस 3/4D where D is the separation of plates। हाँ अब पंगा हुआ, रुक, ड्राइंग समझ में आएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पूरा समझा रहा, देख। मान ले पहले तेरा कैपेसिटर ऐसे था, ये रहा कैपेसिटर, वाह, हाँ ऐसे कैपेसिटर है तो प्लस प्लस प्लस, ये वाला प्लेट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा डार्क लेने दे भाई, हाँ बच्चे को मजा आना चाहिए। ड्राइंग में तो स्केच पेन ले सकते हैं। ये रहा कैपेसिटर। अब इसके बीच में क्या करना है, व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड, ये ड्राइंग समझना है। ये रहा तेरा कैपेसिटर, ये रहा कैपेसिटर, वाह का प्लेट, हाँ ये कैपेसिटर। अब बीच में स्लैब जो इंसर्ट करेगा, स्लैब का एरिया एग्जैक्टली इसके जितना है। स्लैब जो भी तू बीच में डाल रहा है उसका एरिया एग्जैक्टली इसके जितना ही है, मतलब इसी एरिया का स्लैब है, देख ऐसा ही स्लैब है, लेकिन स्लैब पूरा यहां तक भरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लैब का जो विड्थ है वो 3/4 ऑफ डी है, मतलब जो दो प्लेटों के बीच का पूरा डिस्टेंस है ना, उतना पूरा स्लैब नहीं है। स्लैब कितना है, 4 में से 3 पार्ट जितना, मतलब ये पूरा डी समझ लू मैं, तो उसका ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये चौथा पार्ट, तो इतना है स्लैब। एरिया इक्वल है लेकिन विड्थ इक्वल नहीं। स्लैब तेरा इतना, ये देख ले, मतलब हाँ, मतलब क्या हुआ बे, इधर साइड में हवा है, हाँ इधर हवा रह गई और इधर मटेरियल आ गया। ये जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका क्या है के, इधर क्या है एयर। अच्छा आगे का क्वेश्चन पढ़े उससे पहले खुद का अक्ल लगा कि ये जो विड्थ है 3/4D है, तो ये कितना होगा, D/4 बे, तभी तो दोनों मिला के पूरा D बनाएंगे। हाँ क्लियर। और ये स्लैब डालने से कहां फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है सर, आपको पता नहीं, आप तो बच्चे हो भी, देखो मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो जहां हवा है ना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही रहेगा, क्योंकि देख जब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं था तब इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, है ना। हाँ लेकिन जैसे ही कुछ स्लैब आया तो स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय K हो जाता है, पता तो है। हाँ स्लैब, जैसे ही स्लैब आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिवाइड बाय K, लेकिन जहां हवा है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा, ठीक है। एक और बात, इन दोनों प्लेटों के बीच का इनिशियल पोटेंशियल क्या था, V0, फॉर्मूला बना सकता है, V0 = ED, है ना। लेकिन अब इस जोन का पोटेंशियल और इस जोन का पोटेंशियल अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा ना, क्योंकि इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया है तो पोटेंशियल भी बदलेगा। इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो पोटेंशियल भी अलग होगा, इन दोनों का अलग अलग होगा, समझा कि नहीं। हाँ, तो स्लैब डालने से इतना कुछ चेंजेस हो गया। अब हमको ढूंढना क्या है, ढूंढते हैं, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड। देख भाई, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हुआ हमको दिख रहा है ड्राइंग में, वोल्टेज कैसे चेंज हुआ वो भी दिख रहा है, डिस्टेंस को क्या फर्क पड़ा वो भी दिख रहा है। अब फाइनली सी को क्या फर्क पड़ा, तो देखते हैं भैया फर्क। अब क्वेश्चन को ऊपर जान दे, देख इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस क्या होगा, सिंपल है, Q/V0 ऐसा होगा। हाँ लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस है, इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस हो जाएगा Q/V। हाँ नया पोटेंशियल आएगा ना V। अच्छा एक मिनट,
तो बोलेगा सर वोल्टेज चेंज हो गया माना, ये चार्ज क्यों चेंज नहीं कर रहे हो आप, पुराना वाला चार्ज नया वाला चार्ज। तो तू यार 12वीं में पढ़ रहा है, इसके बीच में मैं हाथी घोड़ा बकरा कुछ भी घुसा दूं तो चार्ज को थोड़ी फर्क पड़ना है। चार्ज को तो फर्क कब पड़ना है, जब बैटरी सप्लाई से कुछ आएगा तब, बैटरी में से कुछ आएगा तो इस पे चार्ज फर्क पड़ेगा। अभी कहां बैटरी किसी ने लगाया है, चार्ज तो इसको जितना लेना था बैटरी से लेके ये कैपेसिटर इधर आ गया। अब जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं है इसके चार्ज को कौन फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो चार्ज उतना ही रहेगा। ठीक है, बीच में मटेरियल डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्क पड़ता है, कैपेसिटेंस को फर्क पड़ता है, पोटेंशियल को फर्क पड़ता है, चार्ज को फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ बैटरी से पड़ता है। हाँ, पूरा दम निकाल देते हो यार न्यूमेरिकल में। चलो अब ये वी पे मेरा पूरा फोकस है, तो चलो वी लाते हैं ना दोस्त। v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, इन दोनों का टोटल। हाँ, v1 क्या लू, तो वही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, फिर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अरे यार ये तो अंदर घुस गया, बॉर्डर बनाना पड़ेगा इधर, रुक। हाँ बन गया बॉर्डर। चल अब देख, v मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 डिवाइड बाई के। डिस्टेंस क्या है 3/4 इंटू डी। इस पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E0, डिस्टेंस क्या है d/4। अब इसको आराम से सॉल्व कर बबुआ, E0 d/4 कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा 3/k प्लस 1। E0 d/4 3 प्लस k/k, ये आ गया नया पोटेंशियल। बिल्कुल डाल दे इधर, अब भी तेरा आंसर देख। पोटेंशियल की जगह क्या डालेगा, E0 d/4 3 प्लस k/k। अब गौर से देख वे बच्चे, ये 4k तो ऊपर जाएगा, रुक, Q इंटू 4k। हाँ अब नीचे क्या हो गया, E0 d 3 प्लस k। कोई दिक्कत नहीं है साहब, हम कहां डरते हैं, इसको कहीं तो देखा है, यहां पे देखा था, देख Q अपॉन जो V0 है ना वो होता है E0 d, देखा था ना। मतलब ये तेरा पहले वाला कैपेसिटेंस है, तो इसको बोल दे C0 इंटू 4k डिवाइड बाई 3 प्लस k। बोल कैसा लगा, आया मजा, तो तूने प्रॉमिस किया था। रुक पहले स्क्रीनशॉट दे देता हूं तेरे को, ले ले भैया स्क्रीनशॉट। हाँ, अब तूने प्रॉमिस किया था कि सर वीडियो पसंद आएगा, मैं कमेंट करूंगा, शेयर करूंगा, सब्सक्राइब करूंगा, लाइक करूंगा, तो कर पोज, पहले अपना स्क्रीनशॉट ले, फिर इसमें कमेंट लिख बढ़िया सी। ठीक है, चल एक और लेते हैं। चल दोस्त, अभी इलस्ट्रेशन 2.9 फ्रॉम चैप्टर 2। ओके, 12th साइंस। ए रुक, कैमरा हिल गया। हाँ रुक 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 रुक, बड़ी दिक्कतें हैं। ओके हो गया सेट। चल इसके लिए क्या टाइम बिगाड़ना, वीडियो कट करना, फिर एडिट करना, कौन करेगा इतना मेहनत। चल स्टार्ट करते हैं। देख दोस्त, बहुत सिंपल सी बात है, ये 3 कैपेसिटर दिए हुए तेरे को, 4 दिए हुए एक्चुअली, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे एक 500 वोल्ट का सप्लाई दे दिया। अब क्वेश्चन सिंपली क्या बोल रहा है पता है, कि ये हर एक कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड का है, हर एक 1 2 3 4 सबके सब 10 के हैं, और ये 500 वोल्ट का सप्लाई है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है रे। देख सबसे पहले तो ये मेरे को जम नहीं रहा, मैं अपना ड्राइंग करूं। देख मेरे को 3 कैपेसिटर पता है, ये रहे 1 2 और ये 3, ये है तेरा C1 C2 और C3, और चौथा वाला कैपेसिटर यहाँ पे लगा है। बहुत ही देसी ड्राइंग होना चाहिए, इतना ऐसा स्ट्रेट लाइन थोड़ी होता है। लैब में जब जाएगा तो वायर ऐसा स्ट्रेट दिखेगा कि वायर तेरे को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना टेढ़ा मेढ़ा, तो वैसा टेढ़ा मेढ़ा ही होना चाहिए। ये 500 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है बेटा। अब देख इक्विवेलेंट कैपेसिटर करना है, तो गौर से देख, ये जो तीनों के तीन है ना ऊपर वाले सीरीज में, यस, क्योंकि यहां से यहां तक कहीं करंट डाइवर्ट नहीं हो रहा है, एक ही वायर पे नहीं तीनों जन, तो ये सीरीज में। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर, क्या लिखेगा, जो इधर लिख कि C1 C2 C3 आर इन सीरीज, तो पहले उनको सॉल्व करेंगे, सीरीज में है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस 3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम C डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज में है, तो उसके लिए फॉर्मूला ऐसे ले, और तीनों का जो आंसर आएगा वो मान ले C डैश है, तो सीरीज में तो यही फॉर्मूला आएगा भैया। पैरेलल होता तो डायरेक्ट प्लस करते, सीरीज है ना। हाँ तो चल अभी हो गया 10
ये हो गया 10, ये हो गया 10 1/c डैश। तो फाइनली यहाँ पे c डैश क्या मिला हमको, 10/3 माइक्रो फैराड। समझा तेरे को? ठीक है, इसको ऐसे कवर अप कर ले, काम आएगा। अब इन तीनों को तू सॉल्व कर लिया, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट ड्राइंग कैसा बनेगा तेरा, ये तीनों तो निकल, देख ये C4 और 500 को हाथ नहीं लगाए हम, देख ये C4 ऐसा का ऐसा पड़ा है, हाँ, और ये 500 वोल्ट का बैटरी भी ऐसे ही पड़ा है, इसको कोई टच नहीं किया। हम तो ऊपर के तीनों को सॉल्व कर दिए और तीनों मिलके एक ही अब का आंसर आ गया उसका 10/3, जिसको हम नाम दे दिए c डैश। तो अब देख ड्राइंग तेरा ऐसा रिड्यूस हो गया। समझा कि नहीं? हाँ, तू जो मैथमेटिकली किया ना उसका ड्राइंग में ये मतलब समझ कि तू इन तीनों को सॉल्व कर दिया है, तो तीनों की जगह आंसर अब क्या सेट हो गया, 10/3। अब हाँ, तो अब बेटा आगे बढ़ेंगे हम। अब ये दोनों जो है पैरेलल है, तो लिख c डैश एंड C4 आर इन पैरेलल। अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सीधा C नाम दे दे, पैरेलल है ना तो डायरेक्ट प्लस कर दे दोनों को। ये हो गया 10/3 और ये तो 10 था ही, तो ये हो गया 40/3। ये फाइनल कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड है। मैं यूनिट लिखने का थोड़ा सा लेजी इंसान हूं, लेकिन लिखना पड़ता है। ले क्लियर? तो हो गया सॉल्व। अच्छा, ये सॉल्व होने के बाद लास्ट वाला सर्किट कैसा दिखेगा, तो मेरे हिसाब से लास्ट वाला सर्किट ऐसा दिखेगा। ये दोनों भी सॉल्व हो गए, बैटरी तो वो का वही है 500 वोल्ट, ठीक है। अब ये दोनों जो सॉल्व हो गए और फाइनल आंसर क्या है तेरा 40/3। बस तो एक ही कैपेसिटर बचा। कहने का मतलब एक नहीं बचा, तू कैपेसिटर निकाल के कहीं फेंका नहीं है। कहने का मतलब ये तीनों के इस प्रकार से जुड़ने से उसका रिजल्ट 10/3 बनता है, फिर उस 10/3 और C4 के जुड़ने से फाइनल रिजल्ट बनता है 40/3। मतलब इस सर्किट में 1 2 3 4 कैपेसिटर लगा दो इस पैटर्न से, तो सर्किट को फाइनली इतना कैपेसिटेंस मिलेगा 40/3। ये मतलब होता है, समझा ना? चल अब दासू और लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर का देख, ये रहा। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब हर एक कैपेसिटर को कितना कितना चार्ज मिला। अरे यार, ये तो देखने वाली बात होगी। चल देखते हैं, बड़े मजे से देखते हैं, घबराने का नहीं। देख ये बैटरी 500 वोल्ट का है। इस बैटरी के ऊपर जितना भी ये सब लगा है 1 2 3 4, ये सब मिलके कितना कैपेसिटेंस बनाएगा 40/3। तो ये सब मिलके कितना चार्ज खींचेगा बैटरी में से। तो सिंपल सी ट्रिक है, समझा नहीं ड्राइंग? तो लिखूंगा इधर देख, टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू CV। टोटल कैपेसिटेंस क्या बनाए 40/3 माइक्रो फैराड है, तो -6, और अरे माइक्रो ही है ना, हाँ माइक्रो, और वोल्टेज कितना है 500। तो ये सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 4 5 20 डिवाइड बाई 3, 4 टाइम्स 0 के 2/3 इंटू 10⁻²। 2/3 मीन्स 0.67 समथिंग, इतना कूलम चार्ज ये लोग खींचेंगे बैटरी में से, सब सारे के सारे मिलके। हाँ, सारे मिलके इतना चार्ज बैटरी में से खींचेंगे। तो अब यहाँ कॉर्नर में जाना थोड़ा टफ लग रहा है, नहीं लग रहा है? चलिए यहीं से समझेंगे। देख, तो बैटरी में से ये लोग कितना खींच रहे हैं 0.67 इंटू 10⁻² कूलम। अब वो जो चार्ज बैटरी में से खींचा इन लोगों ने सबने मिलके, ये सेकंड वाला ड्राइंग देखा, वो चार्ज इधर आके रुकेगा और इसके अंदर थोड़ा डाइवर्ट होगा, थोड़ा इधर जाएगा। रुकेगा मतलब यहाँ पे आके अपना थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। मान ले ये दोनों कैपेसिटेंस इक्वल होता तो आधा आधा दोनों को मिलता 0.33 समथिंग, लेकिन इन दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो अलग अलग अमाउंट का चार्ज जाएगा। तो इसके अंदर कितना जाएगा, इसके अंदर कितना जाएगा, पता नहीं सर। तो एक चीज पता है तेरे को जिंदगी में, ये दोनों देख पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या था वी, याद आया? वोल्टेज सबका सेम होगा, इधर 500 है ना तो इधर भी 500 ही होगा, इसका वोल्टेज भी 500 ही होगा कि नहीं? तो फिर ये जो C4 वाला है उस पर वोल्टेज कितना बन रहा है 500, क्योंकि पैरेलल में है ना? वोल्टेज 500 और C कितना है 10 माइक्रोफेड। तो इसका क्यों नहीं निकाल सकता क्या? इजी है, बस ये देखने की नजर होनी चाहिए। हाँ देख, तो चार्ज ऑन C4 कैपेसिटर दिख रहा है बे? हाँ, चार्ज ऑन C4
कैपेसिटर, उसको नाम दे दो Q4, C4 इंटू V4। C4 का है 10 माइक्रोफेराड, V4 का है 500, तो E हो गया 5 इंटू 10⁻³ तो उसको बोलेंगे 0.5 इंटू 10⁻² कूलम। इतना C4 पे चार्ज आ गया। तो दोस्त अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं, C4 ने इतना चार्ज रख लिया अपने पास, कितना 0.5, और ये जो टोटल सप्लाई में से कितना खींचे थे अपन 0.67 इंटू 10⁻², इतना खींचे थे ना, है ना। तो उसमें से इसने रख लिया 0.5, तो बाकी का इधर गया। वो जो इधर गया मतलब एग्जैक्टली यहां से इधर गया ना, इस ड्राइंग को देख, C4 में जो यहां से जो चार्ज आया C4 में डाइवर्ट हो गया, बाकी का सब ऊपर गया ना। ऊपर तुझे दिख रहा है एक है, लेकिन उसके अंदर ये तीन जने, लेकिन तीनों पे चार्ज इक्वल रहेगा क्योंकि तीनों सीरीज में है। हाँ, तो जो चार्ज इधर से घुसेगा, देख टोटल यहां से निकला था 0.67, उसमें से इसने रख लिया 0.50, बाकी का जो 0.17 बचा ना वो ऊपर जाएगा और तीनों को इक्वली मिलता जाएगा। तो लास्ट की चार्ज ऑन Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 सब इक्वल है। कितना होगा चार्ज? तो सब्जी जो टोटल चार्ज था उसमें से 0.50 तो ये C4 वाला रख लिए, तो बाकी का जो बचा 0.17, हाँ वो उन तीनों को मिल गया इक्वली। समझा कि नहीं समझा? बोल, आया मजा? मजा आया ना तो डाल दे कमेंट में कि अरे साहब जी झंडे गाड़ दिए आपने। तो और नहीं मजा आए तो भी लिख कि सर प्लीज चेंज द पैटर्न ऑफ योर टीचिंग, तो अपन चेंज करेगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि कुछ चेंज करने जैसा है। हाँ, तू अपना इरादा चेंज कर, लिख कमेंट। चल दोस्त, टेक केयर, बाय।